नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। जस्टिस बी.आर. गवई ने देश की न्यायपालिका की कमान जब से संभाली है तब से देश भर की अदालतें पूरे फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। और इस बार तो एक धाकड़ जज ने सीधे वित्त मंत्री को समन भेज दिया। जी हां, मोदी जी के मंत्रिमंडल की शीर्ष मंत्रियों में शुमार निर्मला सीतारमण को दिल्ली की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है, पेश होने को कहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। कितनी दूर तक फंसी रहेंगी यह तो इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। यह मामला है मानहानि का और शिकायत करने वाली है आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा। और यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। आरोप है कि निर्मला सीतारमण ने हदें ही पार कर डाली थी। सवाल यह है, क्या इस बार निर्मला सीतारमण कानूनी पचड़े से बच पाएंगी या यह केस उनकी मुश्किलें बढ़ा देगा? तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ताजा मामले की। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक आपराधिक मानहानि केस में नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं एसीजेएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल। जज पारस दलाल ने निर्मला सीतारमण को 12 जून 2025 को पेश होने को कहा है, मतलब समन भेज दिया गया है। यह शिकायत आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने दायर कर दी। उनका आरोप है कि वित्त मंत्री ने उनके और उनके पति सोमनाथ भारती के खिलाफ अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए, जिन्हें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित भी किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो बयान था क्या जो इतना मानहानिकारक था, जिसके चलते ये पूरा मामला खड़ा हुआ है। दरअसल 17 मई 2024 को निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमनाथ भारती पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कथित तौर पर कहा था कि सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी लिपिका मित्रा के साथ घरेलू हिंसा की थी और उनकी छवि एक महिला विरोधी नेता की है। यह बयान उस वक्त दिया गया था जब 2024 का लोकसभा चुनाव देश में चल रहा था और सोमनाथ भारती नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। लिपिका मित्रा का कहना है कि यह बयान पूरी तरह से झूठा और दुर्भावनापूर्ण था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि निर्मला सीतारमण ने यह बयान जानबूझकर सोमनाथ भारती की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उनके चुनावी संभावनाओं को कमजोर करने के लिए दिया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पर पब्लिश की गई थी और रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी जैसे न्यूज चैनलों पर भी प्रसारित हुई थी। मतलब है कि कई लोगों ने इसे देखा होगा। लिपिका ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि इन बयानों से न सिर्फ सोमनाथ भारती की सार्वजनिक छवि को नुकसान हुआ है, बल्कि उनके परिवार को भी गहरी मानसिक पीड़ा पहुंची है। उन्होंने कहा, इन बयान ने मेरे और मेरे पति के बीच के रिश्ते को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जो हमने बड़ी मुश्किल से बचाया है। इससे न सिर्फ मुझे और मेरे पति को बल्कि हमारे बच्चों को भी मानसिक आघात पहुंचा है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह मामला अभी संज्ञान लेने के चरण में है और बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आरोपी को सुनवाई का मौका देना जरूरी है। लिपिका ने अपनी शिकायत में निर्मला सीतारमण पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 356(1), 356(2) के तहत मानहानि का केस दर्ज किया है। सवाल यहां यह उठता है
जिस तरीके से मोदी जी पर टिप्पणी करने में राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई थी, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी यहां पर कुर्सी जा सकती है? क्या उन्हें अब इन सब कानूनी पचड़े का सामना करना पड़ेगा या नहीं? ये पहली बार नहीं है जब निर्मला सीतारमण किसी कानूनी विवाद में फंसी हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर 2024 में कर्नाटक में भी उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। वो मामला था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जुड़ा हुआ। आइए उसकी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, वहां क्या हो गया था। सितंबर 2024 में बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने निर्मला सीतारमण और कुछ अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। आरोप था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए जबरन वसूली की गई थी। इस स्कीम को अब खत्म कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही स्ट्राइक डाउन किया था। लेकिन शिकायत में दावा किया गया कि इस स्कीम के जरिए बीजेपी ने अवैध तरीके से फंड जुटाए, जिसमें निर्मला सीतारमण और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और मौजूदा राज्य अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र जैसे नेताओं का नाम शामिल था। शिकायत में यह भी कहा गया कि इस स्कीम में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कुछ अज्ञात अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। एफआईआर बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और मामला इतना गंभीर था कि बेंगलुरु पुलिस इसे सीआईडी को ट्रांसफर करने पर विचार भी कर रही थी। लेकिन तभी कर्नाटका हाई कोर्ट में निर्मला सीतारमण गई, वहां उस एफआईआर को रद्द करवाना चाहती थी। हाईकोर्ट ने इस जांच पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट का कहना था कि इस मामले में जांच से पहले और सबूतों की जरूरत है और बिना ठोस आधार के इतने बड़े आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। बीजेपी ने भी इन आरोपों से खुद को अलग कर लिया और निर्मला सीतारमण का बचाव करते हुए कहा कि ये सारी बातें राजनीति से प्रेरित हैं। उस वक्त तो बच गई, लेकिन क्या अब इस बार भी मानहानि केस में निर्मला सीतारमण इतनी आसानी से बच जाएंगी या फिर राहुल गांधी जैसे हालात इनके लिए भी उत्पन्न करने की क्षमता इसी जुडिशरी में है? तो आइए जरा इसे भी समझते हैं कि इनका केस अदालत में गिर जाएगा या बच सकता है। देखिए, यह मामला इलेक्टोरल बॉन्ड केस से काफी अलग है। वो केस आर्थिक अनियमितता से जुड़ा था, जिसमें ठोस सबूतों की कमी के चलते हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाई होगी। लेकिन यह ताजा मामला मानहानि का है, जो कि एक व्यक्तिगत शिकायत पर आधारित है। भारत में मानहानि के कानून को लेकर काफी विवाद रहा है। बीएनएस 2023 की धारा 356 ने पुराने आईपीसी की धारा 499 को रिप्लेस किया है। लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून अभी भी अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का काम करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है और इसका एक बड़ा कारण है नेताओं और पत्रकारों पर मानहानि के केस का लगातार दुरुपयोग। अगर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच के डेटा की बात करें तो भारत में नेताओं के खिलाफ 1500 से ज्यादा मानहानि के केस दर्ज किए गए हैं। ये एडीआर का डेटा है और इनमें से ज्यादातर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित थे। इस मामले में भी आप और बीजेपी के बीच की राजनीतिक दुश्मनी साफ नजर आती है। लेकिन अगर निर्मला सीतारमण इस केस को ऊपरी अदालत में ले जाती हैं तो उनके पास एक मजबूत लीगल टीम होगी जो यह दलील दे सकती है कि उनके बयान चुनावी अभियान का हिस्सा थे और उनमें मानहानि का इरादा नहीं था। दूसरी तरफ लिपिका मित्रा को यह साबित करना होगा कि इन बयानों से उनकी और उनके पति की प्रतिष्ठा को वाकई नुकसान पहुंचा है। तो क्या निर्मला सीतारमण इस बार भी कानूनी पचड़े से बच निकलेंगी? हमने हर पहलू को आपके सामने रखा है, या फिर ये केस उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट को देखता हूं। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए
आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।